मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 23वें अध्याय के साथ साथ इसके चौथे भाग को भी खत्म कर चुके हैं, जिसके तहत हमने पवित्र गाय से लेकर भारतीय राजे महाराजों तक की चर्चाओं को समेटा था। और आज से हम इसके अंतिम पड़ाव यानी कि 5वें भाग की तरफ बढ़ेंगे, जिसके तहत हम जानेंगे कि किस तरीके से हिंदुओं में जो है वो अद्भुत क्षमता है किसी भी असाधारण परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेने की। इन सब चीजों के ऊपर कैथरीन जो है इस भाग में चर्चा करेंगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाग 5। हमेशा की तरह अंतराल से शुरुआत है। अंतराल उत्तर क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा के लिए कोहाट केवल एक छोटी सी चौकी है जो कोहाट दर्रे के मुहाने की रक्षक है। पूरी तरह कठोर चौकसी के लिए यहाँ उपयुक्त सघन और चुस्त व्यवस्था है। इनकी सड़कों पर नीली बैंगनी क्यारियां हैं, उद्यानों में भी नीले फूलों की क्यारियां हैं। आप जहां भी अंग्रेजों को छोड़ेंगे, अंग्रेज उस जगह को किसी भी तरह फूलों से सुशोभित कर देंगे। तो ये अंग्रेजों की सिविक सेंस भी दिखाती है। जब यहाँ के लोग विदेश जाते हैं, यहाँ अपने देश में जितनी मर्जी गंदगी मचाते हों, लेकिन विदेशों में जाते ही उन्हें सिविक सेंस डेवलप हो जाती है। कांटेदार तार शहर को घेरे हुए हैं। हर 100 कदम पर लाइट और भारी शस्त्रों से लैस संतरी अर्थात पहरेदार हैं। हर मकान के कोने पर बड़ी बड़ी खोजी लाइट्स लगी हुई हैं जो गोधूली बेला को भी उजाले से भर देती हैं। घात लगाने वालों को न किसी झाड़ी, न किसी पेड़ और न ही किसी आवाज के पीछे छिपने की गुंजाइश है। दिन का उजाला खत्म होने के बाद किसी भी गोरी महिला को तारों के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। डर की वजह से नहीं, बल्कि उन घटनाओं की वजह से जो पहले घट चुकी हैं। कोहाट में सेना के अधिकारियों की अंग्रेज पत्नियां शांत एवं दोस्ताना भाव से पूरा खेल खत्म होने तक खेलती रहती हैं। कोई भी सीमांत चौकी दिन या रात किसी भी क्षण घातक हमले से मुक्त नहीं है। इस चौकी के आसपास एक भारतीय शहर चारों ओर से ऊंची मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ है। तो इसे आप कस्बा समझ सकते हैं। बाजार, मस्जिदें, मंदिर और टेढ़े मेढ़े कठिन रास्तों में अंधे मुंह वाले घर हैं, जहां चमड़े के कोट पहने ऊंची नाक वाले पुरुष अपने हाथों को मोड़कर कंधों पर राइफलें लटकाए हुए गुजरते हैं। देहाती मेले में जैसे 100 छोटे स्टॉल अफगानी सीमा का आभास कराते हैं। इस मेले में मुस्लिम महिलाओं के छोटे पैरों के लिए बढ़िया चमकदार हील लैस चप्पलें, फारसी पलंग के पाए, बढ़िया रोगन, खूबसूरत जालियां, ठप्पों की छपाई वाले रेशमी और सूती कपड़े, टिन, पीतल या तांबे के जड़ाऊ बर्तन और मोर मिट्टी के बर्तन, पहाड़ी लोमड़ियों के उम्दा खालें, बुखारा के लाल गलीचे और मांस आदि विद इन ब्रैकेट, क्योंकि यह एक मुस्लिम देश है, मौजूद हैं। यहाँ चीनी और चावल भी मिलते हैं क्योंकि कुछ हिंदू भी यहाँ अपना कारोबार करने के लिए पहुंचते हैं। अमीर भी हो रहे हैं और थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास भी उनको आ गया है। भले ही चमड़े के बड़े कोट में वह ऊंची नाक वाली आदमी उनके साथ धन के लेन देन में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, पर वह मजाक मजाक में घात लगाकर वार करने की क्षमता बाज जैसी ही रखता है, जो दुष्टों के लिए चेतावनी होनी चाहिए। तो यहाँ दुष्ट किसके लिए इस्तेमाल किया है कैथरीन ने, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इसके अलावा अपने इस देश में बांस जैसी ऊंची नाक और बांस जैसी आंखों वाला नागरिक अर्थात पहरेदार है, जो रिवॉल्वर की गोली जहां तक जा सकती है उतनी ही दूरी पर निकट ही पहाड़ियों की ढलान है, जहां उस धूसर में उसके मुस्लिम भाई घात लगाकर बैठे रहते हैं। जंगली जनजातियां न किसी मनुष्य को राजा मानती हैं न मालिक। ये जनजातियां लूट मार करने के अलावा कोई और कारोबार नहीं जानती हैं। साल भर का उनका सबसे पसंदीदा खेल हिंदू सूदखोरों को अगवा करना होता है। ऐसा करने के दौरान जो वे विचित्र आवाज निकालते हैं उनको सुनना बहुत ही मनोरंजक होता है। थोड़ा अजीब भी लग रहा है मुझे ये लाइन पढ़ते हुए। किसी को अगवा करने के लिए आवाजें निकालना मनोरंजक कैसे हो सकता है। इस संपूर्ण विश्व में जो लोग दिन रात साल दर साल भारत की सरहद की रक्षा करते हैं, कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में इन जनजातियों से बेहतर योद्धा कोई नहीं है। यह भी उसके पीछे स्थित है अफगानिस्तान।
चीते की तरह घात लगाए उनकी हरी चमकीली आंखें भारत पर टिकी हुई हैं और अफगानिस्तान के पीछे नहीं, काबुल में ही छिपा है वह आदमी जो भालू की तरह चलता है और सोने को संभालते हुए बिना रुके सीमा पर होने वाले व्यापार से पैदा हुए वैभवों के बारे में बिना थके बोलता है कि वे पंजाब में मुस्लिमों को मजबूत कर इस्लाम की स्थापना कर देगा। तो उस समय जो भी राजनीतिक सरगर्मी रही होगी उसका ब्यौरा कैथरीन यहाँ पर रख रही है कि भारत भी तेजी से आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था, आज़ादी के आंदोलन में तेजी आ रही थी और उसके साथ ही जो पड़ोसी मुल्क था अफगानिस्तान, उस वक्त तक पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था, तो अफगानिस्तान ही हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश था। वहां किस तरीके से भारत में इस्लाम स्थापित करने की कवायद की जा रही थी और प्लानिंग सुनिए क्या थी। इस्लाम की स्थापना कर देगा, इसके लिए वह और दक्षिण के मुसलमान हिंदुओं को दोनों तरफ से ज्वार भाटे की तरह घेर लेंगे। क्यों नहीं? भालू विद इन ब्रैकेट अफगानी पूछता है, क्या तुम अपने पुरखों की तुलना में कमजोर मर्द हो? तुमको कौन रोकता है? अंग्रेज। तुम देखो, मुझे उनकी चिंता दूसरे रूप में है, उत्तर और दक्षिण के मूर्ख हिंदुओं को उनके विरुद्ध भड़काना। चूंकि उनके गृह प्रवेश में परिषदें कमजोर हो रही हैं, अंग्रेजों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी है और मैं भालू तुम्हें पीछे खड़ा हूं। जरा इन लूट और हत्याओं को देखो, अपना अस्त्र चलाओ, प्रहार करो। तो उस समय कई तरह की सरगर्मियां राजनीतिक तौर पर भारत में रही होंगी। अध्याय 24 पुआल की लपटें। मगर मोटे तौर पर 6 करोड़ अछूतों को हिंदुओं के साथ गणना की जाए तो ब्रिटिश भारत की 3/4 आबादी हिंदुओं की है। फुटनोट 1। 1921 की भारत की जनगणना बताती है कि लगभग 32.5 लाख सिख तथा 11.66 लाख जैन हैं और इन दोनों संप्रदायों के अनेक सदस्य अपने आप को हिंदू कहते हैं। मतलब सिख और जैन धर्म टोटल मतलब डिफरेंट है हिंदू धर्म से, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म का ही मानते हैं, सिख और जैन होने के बावजूद भी। बौद्ध जो संख्या में 1.15 करोड़ हैं, भारतीय प्रायद्वीप के बाहर बड़ी संख्या में बर्मा प्रांत में सीमित हैं। तो यहाँ पर कैथरीन ने यह भी बात स्पष्ट कर दी है कि 1921 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उससे ये पता चलता है कि अछूत जो है इस देश में 6 करोड़ की आबादी लिए हुए थे उस वक्त 1921 में, और अगर वो हिंदुओं में इंक्लूड नहीं थे, लेकिन यदि आप उनको इंक्लूड कर दें तो हिंदुओं की आबादी कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह मोटे तौर पर ब्रिटिश भारत की 1/4 आबादी मुसलमानों की है। इन दोनों के बीच हमेशा एक बड़ी खाई रहती है और वहां से एक सतत धमकी वाले मुद्दे गंधक और आग के विनाशकारी विस्फोट के साथ उठते रहते हैं। ये खाई वर्तमान भारतीय परिस्थिति में सबसे बड़े कारकों में एक है। इसी वातावरण में उस समस्या को पैदा किया जो 1858 में भारत में ब्रिटिश ताज के आने का कारण बनी। किंतु यदि आज ब्रिटिश ताज के राज की पहली आधी सदी बीत जाने के बाद भी ये समस्याएं बड़े स्तर पर बनी हुई हैं तो इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है। इस अर्ध शताब्दी के दौरान प्रशासन और न्यायिक दोनों क्षेत्रों में सरकार का संचालन सिविल सेवाओं के ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया था। इन अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया था, बल्कि सभी के हित का समान ध्यान रखा था और काम किया था। इसलिए हर आदमी दिन प्रतिदिन और उस बाहरी अधिकारी वर्ग से, जिसे न हिंदू चुनौती दे सकते थे न मुसलमान, न्याय और सरपरस्ती हासिल कर रहा था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे और प्रशासनिक पदों पर भर्ती भी जो है वो सभी धर्मों और जातियों के लिए खोल दी गई थी, जिससे मोटे तौर पर तो किसी को आपत्ति नहीं थी। तो फिर प्रॉब्लम कहां पैदा हुई, अब सुनिए। किसी भी पक्ष को उससे ईर्ष्या नहीं थी और शायद ही कोई धार्मिक संप्रदाय सवाल उठाता था, किंतु 1909 में हवा ने तूफानी शक्ल अख्तियार कर ली। संसद द्वारा मिंटो मार्ले योजना को इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में लागू कर दिया गया। इस उपाय का तत्काल प्रभाव मुस्लिम तत्व को सावधान करने और उसमें विशिष्ट तथा पृथक संस्था के रूप में उठ खड़े होने का आत्म
ज्ञान पैदा करने के लिए था, जो असंगठित पर संदिग्ध भावना में लड़ाकू तथा अपने अधिकारों के बारे में परेशान था। तो इस एक्ट के चलते इस देश में रह रहे मुसलमानों ने इसको अदरवाइज ले लिया था, क्योंकि संसद ने यह काफी स्पष्ट देखा था कि किसी भी निर्वाचित विधायिका में और उसके द्वारा मिलने वाले किसी भी लाभ में हिंदू व्यावहारिक रूप से मुसलमानों को रास्ते से बाहर करने के लिए दृढ़ थे। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में सबका जो है वो रिप्रेजेंटेशन बरकरार रखा जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने देखा कि हिंदू जो है वो इंटेंशनली मुसलमानों को अलग थलग करने की टेंडेंसी डेवलप कर चुके हैं। ये समझने के लिए कि ये स्थिति कैसे घटित हुई, ये याद रखना जरूरी है कि मुस्लिमवाद भारत में पहली बार विजेता के धर्म के रूप में आया था और 500 वर्षों तक उसने भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। उस काल के दौरान फारसी ही कचहरी की भाषा थी, किंतु वह फारसी ही साहित्य की भाषा थी और फारसी ही कविता और कानून की भाषा थी। किंतु वह मुसलमान यद्यपि अपने कुरान और अपनी फारसी कविता से वाकिफ था, पर कायदे से एक बाहरी आदमी ही था। मतलब इस्लाम जो है इस देश में बाहर से आया था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जिसने अगर कभी कलम और किताबों के साथ अपने दिमाग को परेशान किया होता तो उसे अपने लिए दूसरा काम करने को मिल सकता था। तो यहाँ मुसलमानों पर भी व्यंग्य कस रही हैं कैथरीन कि इन लोगों ने, क्योंकि ये विजेता थे, राज दरबारी थे, शासक थे, इसलिए इन्होंने कुछ और करने का सोचा ही नहीं। राजपाट में ही संलग्न रहे और अपनी भाषा और अपने धर्म से ही चिपके रहे। किसी भी तरह के बदलाव को इन्होंने वेलकम नहीं किया। इसीलिए जब भी किसी ब्राह्मण ने अपने तेज दिमाग और सुगम स्मृति के साथ फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके द्वारा मालिक के उपयोग के लिए उसने अपना ज्ञान भंडार इतना बढ़ा लिया कि वह सरकारी सेवा में वांछनीय जगह पाने के लिए योग्य हो गया। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस देखिए, मुसलमानों ने जहां अपनी फारसी भाषा से चिपके रहना और अपने ही धर्म से चिपके रहना पसंद किया, हालांकि धर्म एक व्यक्तिगत मसला है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वहीं ब्राह्मणों ने, तो यहाँ हिंदू टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं कैथरीन, ब्राह्मणों ने जो है वो फटाफट नई नई भाषाओं को सीखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सहूलियत हुई। तो ये उनकी असाधारण कैपेबिलिटीज को भी दर्शाता है कि बदलाव को वो हर हालत में वेलकम करते हैं और समय की मांग के अनुसार अपने आप को ढालने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। परिणामतः 5 या इससे ज्यादा सदियों तक ब्राह्मणों ने काफी हद तक दफ्तर का काम किया, जबकि मुसलमानों ने देश पर राज किया। तो जो राज दरबारी होकर ये ब्राह्मण बैठे थे मुस्लिम दरबारों में, उससे कम से कम इनको प्रशासनिक पद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, जिससे अंग्रेजी प्रशासनिक पद में भी इन्होंने बड़े आराम से अपने आप को ढाल लिया। इस्लाम के प्रभावशाली प्रभुत्व और ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रशासन के मध्य के अंतराल का इतिहास कहीं और रेखांकित किया गया है। बाद की घटना को 21 वर्ष हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने दिनों में जो एक छोटा सा बीज बोया गया था, आज हम सब उसी के फल के साथ जी रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन था ये जिसने न्यायालयों की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया था। तो हमने पढ़ा था कि लॉर्ड मैकाले ने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और यहाँ की फारसी और उर्दू, ये जो फारसी और संस्कृत भाषा थी उसको बेमाने बता दिया था। ये परिवर्तन भारतीय शिक्षा के पश्चिमीकरण के एक तर्कसंगत हिस्से के रूप में हुआ था। ये सामान्य दिखता है, इसका परिणाम भी सामान्य रूप से सामने आया। ये सब कुछ एक झटके में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसकी आरंभिक प्रक्रिया पर इस प्रकार सुझाव देता है। फुटनोट 2 रिपोर्ट वॉल्यूम रोमन नंबर में 1 पेज 37 एंड 38। 1837 के अधिनियम के प्रभाव में 1844 के प्रस्ताव को, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही गई है, उस हिंदू भद्रलोक के लिए जिसमें से सभी छोटे अधिकारियों को लंबे समय तक निकाल दिया गया था, निर्णायक होना ही था। उन्होंने सार्वजनिक रोजगार की एक शर्त के रूप में लंबे समय से फारसी सीखने की आदत हो गई थी, लेकिन अब वे उसकी जगह पर अंग्रेजी सीख गए थे।
तो जो पहले संस्कृत और फारसी पढ़ाई जाती थी और जो अभिजात वर्ग था, जो पढ़ा लिखा तबका था, वो इन दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया करता था। उसकी जगह पर अंग्रेजी जब इंट्रोड्यूस हुई दफ्तरी कामकाज की भाषा के तौर पर और पढ़ाई लिखाई में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, तो ब्राह्मणों ने उसे फटाफट सीखने की शुरुआत कर दी, जिससे उन्हें आगे जाकर सहूलियत रही। और मुसलमान चूंकि अपनी फारसी के साथ ही चिपके रहे, इसलिए वो इस दौड़ में पिछड़ते चले गए। सचमुच ये हिंदू ही थे जिन्होंने किसी की भी तुलना में बड़ी संख्या में सार्वजनिक शिक्षा में नए अवसरों का लाभ उठाया था। स्वाभाविक है कि मुसलमानों ने इस परिवर्तन का दृढ़ता से विरोध किया, जो उनके लिए सचमुच विनाशकारी था। अब तक उन्हें फारसी के ज्ञान ने ही काफी लाभ दिया था, इसलिए उन्होंने इसे पढ़ना छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके लिए ये उनकी संस्कृति की भाषा थी, ऊपर से अंग्रेजी भी लेना उनके लिए बहुत भारी बोझ भी था। इसके अलावा अंग्रेजी के बारे में उनकी सोच ये थी कि इससे मिशनरियों की गतिविधि के कारण ईसाइयत की शिक्षा से वे जुड़ जाएंगे, इसलिए वे हिंदुओं के मुकाबले ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में अपने बेटों को डालने के बहुत कम इच्छुक थे। उनके अभिमान और उनकी धार्मिक भक्ति ने विद्रोह कर दिया और वे परिवर्तन के आंदोलन से अलग खड़े हो गए। तो इस तरीके से मुसलमान जो है अंग्रेजी शिक्षा के जरिए जो देश में बदलाव आ रहे थे उसमें वो पिछड़ते चले गए। तो भाषा जो है कितनी जल्दी अपना रंग रूप बदलती है, इससे हमें ये भी पता चलता है। और ब्राह्मणों में ये जो अद्भुत क्षमता है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेने की और वीक मूवमेंट का इंतजार करके उस वीक मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने की, उसी ने इनको हजारों साल से ऊपर रखा हुआ है। इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब भी मैं ये बात कहती हूं तो बहुत लोग आप में से बोलने लगते हैं कि मैं संघ की भाषा बोल रही हूं, जबकि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। जिसमें जो चीज अच्छी है वो हमें सीखनी चाहिए। तो आज का ये एपिसोड मैं यही समाप्त करती हूं और आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा और साथ ही कैथरीन मेयो पर आरोप लगाना भी बंद करिए। उन्होंने जब जहां जो देखा, जिसमें जो कमी देखी, उसको मेंशन किया है इस बुक में। आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।